हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छा कर रहे हैं। मेरा नाम है ऋषभ मल्होत्रा और मैं आप सबका वेलकम करना चाहूँगा लेक्चर 2 में इस डीप लर्निंग सीरीज के, जिसमें हम जानेंगे परसेप्ट्रॉन के बारे में। अब ये परसेप्ट्रॉन क्या है, इसकी हमको ज़रूरत क्या है और ये आया कहाँ से, आइए इसको एक बार जान लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास मेनली 3 तरह के न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर्स होते हैं, ANN, CNN और RNN। अब हमारे पास जो ANN, CNN, RNN है, इसमें से जो पहला आर्किटेक्चर है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का, इसके बिल्डिंग ब्लॉक को, इसके बिल्कुल एक बिल्डिंग ब्लॉक को हम लोग परसेप्ट्रॉन के नाम से भी जानते हैं। तो जब हम लोग एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाना चाहेंगे, उससे पहले हम चाहेंगे कि हम परसेप्ट्रॉन को अच्छी तरह से समझें। तो इस लेक्चर में हम समझेंगे परसेप्ट्रॉन के बारे में। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि इस परसेप्ट्रॉन की इंस्पिरेशन कहां से आई, क्योंकि ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर जो हमने बनाया, हम लोगों ने ये सोचा कहां से। तो एक चीज करते हैं, एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। मैं अपने नाम को 5 डिफरेंट हैंडराइटिंग्स में लिखता हूं और आप मुझे बताइएगा कि आप इसको क्या डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं या नहीं। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, और ये है 5। अब जो ह्यूमन माइंड है, वो क्या करेगा, वो समझ पाएगा कि हमारे पास ये 5 के 5 डिफरेंट नेम्स जो लिखे गए हैं वो डिफरेंट हैंडराइटिंग्स के हैं। हम लोग ये समझ सकते हैं, ये डिफरेंट हैंडराइटिंग्स के हैं, ये हम समझ सकते हैं। लेकिन ये क्यों समझ सकते हैं, ये एक क्वेश्चन है। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मशीन है। वो हमारा जो एक ब्रेन है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं एक ह्यूमन बॉडी बनाने की कोशिश करता हूं। अब हमारे पास लेट्स से ह्यूमन बॉडी है, प्लीज़ इग्नोर माय ड्राइंग, बट इसको समझिए कि यहाँ पे हमारा एक ब्रेन होगा और इस ब्रेन ने हमारे हर बॉडी पार्ट, हर एक सेंसेस को प्रोसेस करना है, इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है एंड उसके ऊपर एक्ट भी करना है। तो आप ये समझिए कि ये कितनी कॉम्प्लेक्स मशीन है और ये कॉम्प्लेक्स मशीन बनती है थाउजेंड्स ऑफ न्यूरॉन्स से। और ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारे परसेप्ट्रॉन का भी। हम लोगों ने इन न्यूरॉन्स से इंस्पिरेशन लेके ये परसेप्ट्रॉन को डिराइव किया होता है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास ये इंस्पिरेशन आई कहाँ से। जो ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन माइंड थी हमारे लिए एक इंस्पिरेशन, जो हमने देखा कि परसेप्ट्रॉन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो ह्यूमन माइंड है, ब्रेन है हमारा, वो मल्टीपल चीज़ों से लिंक्ड है। हमारा ह्यूमन ब्रेन साथ में प्रोसेस कर रहा है कि हम किस चीज़ को टच कर रहे हैं, क्या चीज़ सुन रहे हैं, क्या चीज़ देख रहे हैं एक ही टाइम पे। तो इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ को समझने के लिए हमारे ह्यूमन ब्रेन में मल्टीपल न्यूरॉन्स का एक कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड आर्किटेक्चर है। क्या है? कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड आर्किटेक्चर। अब इस कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड आर्किटेक्चर की वजह से आप लोगों ने इन 5 हैंडराइटिंग्स में इजीली डिफरेंशिएट किया। अब अगर हमारे को इस चीज़ को समझना है कि हमने इंस्पिरेशन लेके एक बायोलॉजिकल न्यूरॉन से आर्टिफिशियल न्यूरॉन कैसे बनाया, उस चीज़ को हम अब समझेंगे।
तो आइए जाने बायोलॉजिकल न्यूरॉन के बारे में और उसको समझते हैं डिटेल में और कैसे हमने उससे इंस्पिरेशन ली। तो देखिए गाइस, ये है हमारा बायोलॉजिकल न्यूरॉन। अब बायोलॉजिकल न्यूरॉन में आप कुछ चीज़ें देखिए, हमारे पास यहाँ पे हैं डेंड्राइट्स। ये हमारी डेंड्राइट्स जो हैं ये होंगे हमारे इनपुट्स। ये होंगे क्या? हमारे इनपुट्स। अब ये इनपुट्स में क्या क्या होगा? हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन आ रही होगी आईज से, ईयर्स से, जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, एंड ऐसे ही बहुत सारे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं। अब ये जो इनपुट्स आ रही होंगी हमारे पास, ये डेंड्राइट्स के थ्रू इनपुट्स आ रही होती हैं। अब ये जो इनपुट्स हैं ये हमारे पास सेल बॉडी या न्यूक्लियस में आती हैं और यहाँ पे होती है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन हमारी इनपुट्स की यहाँ पे हो जाएगी। अब ये जो एग्रीगेशन होगी हमारे पास, इस एग्रीगेशन को हम यूज़ करके इस इंफॉर्मेशन को जब हम आगे भेजेंगे तो एक चीज़ लगती है जिसको हम कहते हैं एक्टिवेशन फंक्शन, जो कि एक परसेप्ट्रॉन में, या हम लोग क्या करते हैं बायोलॉजिकल न्यूरॉन में भी अगर हम समझना चाहें अभी के लिए, तो वो है एक स्टेप फंक्शन जिसको हम थ्रेशोल्ड की तरह यूज़ करते हैं। तो आप ये समझिए कि अगर आप सुबह सो रहे हैं और आपको कोई आके उठाने की कोशिश करे और आपको धीरे से उठाने की कोशिश करे हाथ लगाकर, तो आप शायद से ना उठें, क्योंकि वो थ्रेशोल्ड इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो आपके न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करके जगा सके, वेकअप कर सके। लेकिन अगर किसी ने आपको बहुत ज़ोर से आपका नाम बुलाने लगे और आपको ज़ोर से धक्का मारने लगे जब आप सुबह सो रहे हैं, तो फिर आप उठ जाएंगे, क्योंकि वो थ्रेशोल्ड पार हो गई एंड आपका न्यूरॉन्स जो है वो एक्टिवेट और वेकअप हो गए। ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर चलेगा, जिसमें जब आपकी जो इन्फॉर्मेशन आई वो इन्फॉर्मेशन एग्रीगेट हुई और वो जब थ्रेशोल्ड से पार हुई, उसके बाद वो देखेंगे कि क्या हमने इस न्यूरॉन को, दो चीज़ें हो सकती हैं, क्या ये न्यूरॉन फायर करेगा या ये न्यूरॉन फायर नहीं करेगा। ये हमारी दो चीज़ें होंगी थ्रेशोल्ड के बेसिस पे। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी यहाँ पे होंगी और फिर ये एक्शन के थ्रू हमारे पास एक्शन टर्मिनल तक जाएगा, जहाँ पे हमारी ये आउटपुट्स हैं। और ये जो आउटपुट्स हैं यहाँ पे हमारी ये इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है। एंड अब एक ये जो माइलिन शीथ है ये आपकी मसल मेमोरी की तरह काम करती है। तो बेसिकली कोई चीज़ अगर आप बहुत बार करते रहेंगे, जैसे कि अगर आपको साइकिलिंग हो गई, आप अगर कुछ क्रिकेट खेलते हैं या बोलने की आदत भी बोल सकते हैं, ये सब को आपको पता है कि ये आपके मसल मेमोरी में स्टोर्ड है। तो जैसे जैसे आपको कोई चीज़ करने की हैबिट ज़्यादा होती रहती है तो ये चीज़ माइलिन शीट्स थिकन होती रहती है। तो ये है हमारा बायोलॉजिकल न्यूरॉन का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर अब इस बायोलॉजिकल न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को हमने इससे इंस्पिरेशन लेके हमने बनाया आर्टिफिशियल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, जो कि बिल्कुल सेम चीज़ें करता था। एंड हमने इस स्ट्रक्चर को फिर यूज़ करके आर्टिफिशियल न्यूरॉन के थ्रू बहुत एक्सपेरिमेंट्स करे, बहुत नए आर्किटेक्चर्स बनाए, जिससे हम आज इतने कॉम्प्लेक्स यूज़ केसेस सॉल्व कर पा रहे हैं, जैसे फेस रिकॉग्निशन जो कि एक ह्यूमन माइंड करता है, इवन हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया वो चीज़ भी हो सकती है, एंड सो मेनी टेक्स्ट वाली चीज़ें जो हैं, जो यूज़ केसेस हैं जिसमें हम NLP कहते हैं उसको, ये सारी चीज़ें सॉल्व की जाएंगी। तो कितना ही एक इंटरेस्टिंग तरीके से हमने एक बायोलॉजिकल न्यूरॉन से इंस्पिरेशन ली कि वो कैसे इंफॉर्मेशन इनपुट करवा रहा है और वो कैसे आउटपुट स्टोर कर रहा है, वो हमने आर्टिफिशियल न्यूरॉन में ट्रांसफ़र किया। एक इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जैसे कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपके पास आईज से इंफॉर्मेशन आ रही है, आपने विराट कोहली का जो फेस है वो आपको याद है कि विराट कोहली अब कैसा दिखता है। तो अब जो आईज है वहाँ से जो इंफॉर्मेशन आ रही थी उसने
इस चीज़ को स्टोर करा यहाँ पे जाके, तो जब ये आई से इंफॉर्मेशन का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है तो यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा इसकी वेटेज होगी। अब जैसे कि एक और एग्जांपल देते हैं आपको। अब जैसे कि अगर आप एक बॉइलिंग पैन ऑफ वाटर को टच करते हैं, एक उबलता हुआ एक पानी जिसमें पतीला है जिसमें पानी उबल रहा है, और आपने उस पतीले को टच कर दिया, तो क्या होगा, एकदम से आपके जो हैंड्स हैं यहाँ से जो सेंसरी इंफॉर्मेशन पास करेगी वो जल्दी से ब्रेन की तरफ जाएगी, वो बताएगी कि ये एक एक्सट्रीम केस हुआ है, एंड फिर वो बताएगा कि हाथ उठा लो, और आप मिली सेकेंड में हाथ उस गर्म चीज़ से उठा लेंगे। तो ये क्योंकि इंफॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस आ जाती है कि जिस जगह से आ रही है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी वेटेज है। तो ये एक वेटेज वाला कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिएगा इस। अब हम देखेंगे कि इससे हमने आर्टिफिशियल न्यूरॉन को कैसे इंस्पायर करके हमने कैसे आर्टिफिशियल न्यूरॉन तक पहुंचे। तो देखिए, ये हमारे हो गए डेंड्राइट्स, ये हमारे हो गए डेंड्राइट्स गाइस, ये हमारे जो इनपुट्स हैं ये हमारे डेंड्राइट्स हो गए, जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल जगहों से इंफॉर्मेशन आ रही है हमारे न्यूरॉन में। और हर एक डेंड्राइट की, जैसा मैंने बताया, कुछ वेटेज होगी, कुछ वेटेज होगी जो कि इनका सम प्रोडक्ट होगा, वो अभी हम आगे बात करेंगे। तो ये वेटेज जो होगी ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इसकी एग्रीगेशन होगी यहाँ पे, और फिर हमारी थ्रेशोल्ड लगेगी। और जैसा कि हमने अभी बात करी थी कि थ्रेशोल्ड के बेसिस पे, बेस्ड अपॉन द थ्रेशोल्ड, हम डिसाइड करेंगे कि ये हमारा न्यूरॉन एक्टिवेट होगा या नहीं एक्टिवेट होगा। एज सिंपल एज दैट गाइस। तो बहुत ही सिंपली हम लोगों ने अपने बायोलॉजिकल न्यूरॉन से इंस्पिरेशन लेके अपना आर्टिफिशियल न्यूरॉन डिजाइन कर लिया है। अब इस आर्टिफिशियल न्यूरॉन को हम यूज करके, इस आर्टिफिशियल न्यूरॉन को, जिसको अभी हम परसेप्ट्रॉन का नाम भी देंगे, हम यूज करके बहुत कॉम्प्लेक्स आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स बनाएंगे, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स बनाएंगे, रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स बनाएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग एनएलपी और कंप्यूटर विजन के यूज केसेस भी सॉल्व करेंगे। तो आइए फर्स्ट स्टेप पर चलते हैं और जानते हैं डिटेल में परसेप्ट्रॉन के बारे में और उसके आर्किटेक्चर पे जंप करते हैं। तो सबसे पहले परसेप्ट्रॉन के बारे में उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं और फिर जानेंगे कि वो डिजाइन कैसा है। तो सबसे पहले, जैसा कि हमने सबसे पहले चीज जो डिस्कस करी थी, परसेप्ट्रॉन जो है वो है बिल्डिंग ब्लॉक हमारे एएनएन का। ये एक लीनियर क्लासिफायर की तरह बहुत अच्छी तरह काम करता है, लीनियर बाउंड्रीज बनाने के लिए काम करता है, क्योंकि ये अभी बेसिक तरीके से काम करता है। ये बहुत नॉन लीनियर और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ पाएगा, बट ये उसका स्टेपिंग स्टोन जरूर है, बट इट इज अ स्टेपिंग स्टोन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ओके गाइस, थर्डली हम लोग परसेप्ट्रॉन के थ्रू एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं ऑफ आर इनपुट्स। तो समझिए ये x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन हमारे ये इनपुट्स हैं, और इसका जो आउटपुट होगा वो हमारे पास कुछ ऐसा डिजाइन होके आएगा कि हमारे को देखना होगा कि W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस सो ऑन प्लस हमारा लेट्स से W0 जो कि हमारा बायस हो जाएगा। हमारे इस लीनियर कॉम्बिनेशन को, इसको हम बोलेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन। इस लीनियर कॉम्बिनेशन को हम कंपेयर करेंगे किससे?
इस लीनियर कॉम्बिनेशन को हम कंपेयर करेंगे थ्रेशोल्ड से। इस लीनियर कॉम्बिनेशन को हम थ्रेशोल्ड से कंपेयर करके डिसाइड करेंगे अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन हमारा ग्रेटर देन है थ्रेशोल्ड से, तो हमारा आंसर होगा 1। इफ नॉट तो हमारा आंसर होगा 0। दैट इज इट। इससे हमारे पास हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो आइए डिस्कस करते हैं अब इसके आर्किटेक्चर को, क्योंकि अब हम समझ गए हैं कि हमारा इनपुट्स और आउटपुट्स कैसे आएंगे और क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे इसके आर्किटेक्चर को। तो आइए डिजाइन करते हैं इसके आर्किटेक्चर को बिल्कुल बिगिनिंग से। ये आ रहे हैं गाइस हमारे इनपुट्स, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था, जो डेंड्राइट्स में होंगे। ये हमारे x1, x2, x3 और x4 आए। अब यहां पे हमारे पास हर एक डेंड्राइट के लिए कुछ वेट्स होंगे, और ये वेट्स क्या होंगे गाइस? W1, W2, W3 एंड W4। हर एक के अपने अपने वेट्स होंगे, और अब ये वेट्स इनका सम प्रोडक्ट होगा और वो एग्रीगेट किए जाएंगे। तो आइए उसको देखते हैं एक बार। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे डेंड्राइट से, जैसा कि हमने कहा था कि सेल बॉडी और न्यूक्लियस के अंदर आएगी, और यहां पे हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। यहां पे हमारी एग्रीगेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन स्टोर की जाएगी। अब आप ये देखिए कि यहां पे इंफॉर्मेशन आ कैसे रही है। तो अगर हम इसको लिखें इस तरीके से, यहां पे हमारे पास होगा W1, W1x1, W2x2, W3x3, W4x4, और यहां पे अब हमारे पास बन जाएगा ये समेशन ऑफ WIXI प्लस बीटा प्लस बायस। तो ये हमारे पास हमारा आउटपुट आ जाएगा, जो कि होगा इस फॉर्मेट में। एंड इसको हम लोग इस तरीके से एग्रीगेट करते हैं। जो इंफॉर्मेशन हमारी आ रही है डेंड्राइट से, इसको हम इस तरीके से एग्रीगेट करके स्टोर कर लेंगे। तो अब क्या हुआ गाइस, हमारी मल्टीपल इनपुट से इंफॉर्मेशन आई, मल्टीपल डेंड्राइट से, उस पर कुछ वेट्स अटैच थे और वो एग्रीगेट हो गए। हमारे पास अभी के लिए ये इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। अब हम लोग चलेंगे इसके ऊपर थ्रेशोल्ड लगाने, एक एक्टिवेशन फंक्शन लगाने इस एग्रीगेशन के बाद। तो अब मेरे पास ये लीनियर कॉम्बिनेशन आ गई है। इस लीनियर कॉम्बिनेशन के ऊपर मैं चलूंगा और आगे इसके ऊपर लगाऊंगा मैं एक एक्टिवेशन फंक्शन। और ये एक्टिवेशन फंक्शन होगा बहुत ही सिंपली हमारा थ्रेशोल्ड। इसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड। और इस थ्रेशोल्ड के बेसिस के ऊपर हमारा न्यूरॉन हमारे को रिजल्ट देगा। तो यहां से आएगा हमारा आउटपुट, प्रिडिक्टेड आउटपुट।
लेकिन हमारे पास हमको ये भी पता है एक और चीज, जो कि होगा हमारा एक्चुअल आउटपुट। तो एक बार हम इसको भी लिख लेते हैं। हमारे पास यहां पे आ गया हमारा प्रिडिक्टेड आउटपुट एंड यहां पे है हमारा एक्चुअल आउटपुट। अब अगर आप इस इंफॉर्मेशन पैसेज को देखेंगे, जो हमारा इंफॉर्मेशन पास हो रहा है, यहां पे कुछ चीजें बिल्कुल फिक्स्ड हैं गाइस। अब आप सोचेंगे कि ये x1 x2 x3 x4 हमारे इनपुट्स हैं। हमारे पास यहाँ पे हम लीनियर कॉम्बिनेशन करते हैं, यहाँ पे हम एक्टिवेशन फंक्शन लगाते हैं जो कि यहाँ पे थ्रेशोल्ड है। तो ये हमारा एक्टिवेशन फंक्शन है जो कि परसेप्ट्रॉन के लिए हमारा थ्रेशोल्ड होगा। एंड हम लोगों ने एक आउटपुट प्रिडिक्ट किया और एक्चुअल आउटपुट है। अब क्या होगा गाइस, हमारे पास कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसी हैं जो कि रैंडमली इनिशियलाइज हुई थी। ये W1 W2 W3 और W4 जो है, ये चीज़ें हमारे पास रैंडमली इनिशियलाइज हुई थी। तो इसको इसको W3 और W4 को हम लोग एक बेटर वे में इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं इसको हम बेटर वे में ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे। डोंट वरी गाइस, मैं आपको एक चीज़ अभी बोलना चाहूँगा कि अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी, कोई भी छोटा सा डाउट रहता है, डू नॉट वरी, बिकॉज ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हमने आगे इसको बहुत डिटेल में कवर करना है। अभी हम इसकी बस इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ताकि आपको एक इंट्यूशन हो जाए, एक आइडिया हो जाए कि हम करने क्या वाले हैं। तो अब आपके पास यहाँ पे प्रेडिक्टेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट है। अब आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे जो कि कहा जाएगा एरर। अब इस एरर को यूज करके आप अपने वेट्स को अपडेट करेंगे। तो अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो वेट्स की तरफ पास की जा रही है ताकि आप इन वेट्स को अपडेट कर सकें। अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक बार इसको वापस से इटरेट कर लेते हैं समझने के लिए कि यहां पे हुआ क्या है। हमारे पास हमारे x1 x2 x3 x4 से डिफरेंट डेंड्राइट से इनपुट्स आए, कुछ वेट्स रैंडमली इनिशियलाइज हुए, रैंडमली आए, उनके साथ प्रोडक्ट लिया गया एंड एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया गया। उसको फिर एक्टिवेशन फंक्शन में डालकर देखा कि जो प्रिडिक्शन आई कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन था वो एक थ्रेशोल्ड से ऊपर था या नहीं था। अगर वो थ्रेशोल्ड से ऊपर था तो ये हमको आउटपुट दे देगा 1, नहीं तो 0। अब अगर हमारे पास एरर जो है वो 0 के अलावा कुछ है तो वो एरर को सबसे कम करने की कोशिश करने के लिए एरर को भेजेगा इधर और एरर के थ्रू वेट्स अपडेट करेगा। इसके लिए हमारे पास एक होता है वेट अपडेशन फॉर्मूला, जिसको हम आइए समझते हैं। अब हम लोग इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा वेट अपडेशन फॉर्मूला की डेरिवेशन आगे वाले लेक्चर्स में आने वाली है जब हम समझेंगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रोपगेशन को। बस अब समझ लेते हैं कि हम यहाँ पे वेट्स अपडेट कर कैसे रहे हैं। तो ये जो फॉर्मूला होगा वो बहुत ही सिंपली एक बेसिक सा फॉर्मूला है जिसमें हम लोग अपने ओल्ड वेट्स को न्यू वेट से रिप्लेस करेंगे। तो वेट अपडेशन हम लोग करेंगे इस तरीके से कि हमारे पास आया W न्यू इज इक्वल टू W ओल्ड माइनस ऑफ लर्निंग रेट। अब आप कंफ्यूज ना हो जी, लर्निंग रेट बहुत ही एक छोटा सा पैरामीटर है, हम आगे जाके इसको और समझेंगे भी, बट अभी मैं बताता हूं कि लर्निंग रेट क्या होता है। लर्निंग रेट इनटू जो आपका टारगेट आउटपुट है माइनस आपका प्रिडिक्टेड आउटपुट इनटू आपका जो इनपुट है, तो x। ये बहुत ही ज्यादा सिंपली हो जाता है हमारा वेट अपडेशन फॉर्मूला।
W न्यू इज इक्वल टू W ओल्ड माइनस ईटा जो लर्निंग रेट इनटू डिफरेंस, ये है एरर हमारा। अभी हमने इसको डिस्कस किया था, ये ही है हमारा एरर। तो इस चीज को यूज करके, इस एरर को यूज करके हम लोग अपने वेट्स अपडेट कर लेते हैं गाइस। इस एरर को यूज करके हम अपने W1, W2, W3 और W4 अपडेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे को XI भी पता है, ईटा हम एक कांस्टेंट लेते हैं। अब W न्यू है हमारा न्यू वेट, W ओल्ड है हमारा ओल्ड वेट, ईटा है हमारा लर्निंग रेट जो कि वेरी करता है बिटवीन 0 to 1, एंड टारगेट आउटपुट प्रिडिक्टेड आउटपुट हमको पता है क्या है, और XI है हमारा इनपुट। इससे हम समझ लेते हैं कि वेट अपडेशन कैसे हो रही है हमारे परसेप्ट्रॉन में। और ये एक बहुत ही जरूरी चीज है गाइस, क्योंकि अब आप समझते हैं कि जब हमारा परसेप्ट्रॉन कुछ रिजल्ट देता है, तो अगर हमारा वो रिजल्ट गलत है तो परसेप्ट्रॉन कैसे अपने आप को मॉडिफाई करेगा ताकि वो रिजल्ट ठीक कर सके। तो ये एक देखिए कितनी ही एक्साइटिंग चीज है कि हमारे परसेप्ट्रॉन ने इंफॉर्मेशन पास करके आगे एरर निकाल के खुद ही वेट्स अपडेट कर लिए इस एरर के थ्रू। इसको कहते हैं वेट अपडेशन, या फिर ट्रेनिंग जो होती है हमारी इन अ परसेप्ट्रॉन, वो इस तरीके से होती है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा और आपको ये एक्साइटिंग लगा होगा। अब एक चीज और करते हैं, अब हम देखते हैं कि इस परसेप्ट्रॉन के थ्रू हम लोग लॉजिकल गेट्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं गाइस कि हमारे पास मल्टीपल तरीके के लॉजिकल गेट्स होते हैं। हम लोगों ने ये क्लास 11th, क्लास 12th एंड इवन क्लास 10th में इनके बारे में पढ़ा होगा। लॉजिकल गेट्स के कुछ एग्जांपल्स जैसे कि एंड गेट, जैसे कि हमारा और गेट, जैसे कि हमारा नॉर गेट, एंड ऐसे ही बहुत सारे होते हैं जैसे नैंड हो गया, जोर हो गया एंड काफी सारे। ठीक है, लॉजिकल गेट्स बहुत सारे होते हैं। अब हम देखेंगे क्या हम कुछ बेसिक गेट्स को परसेप्ट्रॉन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल के साथ करते हैं। हम जानते हैं एंड और गेट होते क्या हैं। हम एंड गेट को बिल्कुल बेसिक से मैथमेटिकली सॉल्व कर देखेंगे हैंड रिटन नोट्स के थ्रू, एंड हम एंड और गेट को कोड से भी करेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि एंड गेट होता क्या है। तो आइए लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस अबाउट एंड गेट। अब एंड गेट को समझने के लिए हम सबसे पहले एंड गेट का ग्राफ बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल सा टेबल होने वाला है, जिसमें हमारे पास दो इनपुट्स होंगे, A एंड B, और एक होगा हमारे पास आउटपुट। अब हमारे पास आउटपुट एंड गेट में बहुत सिंपली, एंड का मतलब जब दोनों A और B 1 होंगे तब ही हमारा आउटपुट पॉजिटिव होगा। तो एक बार इसको देख लेते हैं। हमारे पास जब 0 एंड 0 है तब हमारे पास आउटपुट 0 होगा, जब 0 एंड 1 है तब भी हमारे पास आउटपुट 0 होगा, जब 1 एंड 0 है तब भी 0, लेकिन जब 1 और 1 है तब हमारे पास आउटपुट होगा 1। ये हो गया हमारा एंड गेट। अब अगर हमारे को एंड गेट को परसेप्ट्रॉन के थ्रू सॉल्व करना है तो उसके लिए हम पहले कुछ अजम्पशंस ले लेते हैं। हम लोग लेते हैं थ्रेशोल्ड की वैल्यू इक्वल टू 1। हम लोग लर्निंग रेट ले लेते हैं 0.5। हम लोग W1 को ले लेते हैं 1.2 जो कि वेट 1 है,
और W2 को ले लेते हैं हम लोग 0.6। ये हो गया हमारे स्टार्टिंग पैरामीटर्स। अब इन स्टार्टिंग पैरामीटर्स को चल के इनको यूज करके हम देखते हैं कि हमारे 4 केसेस जो हैं, केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4, क्या ये हमको सही आउटपुट देते हैं या नहीं। तो लेट्स स्टार्ट विथ केस 1। केस 1 में क्या होगा गाइस? केस 1 होने वाला है W1 x1 प्लस W2 x2 इफ इट इज ग्रेटर देन 1, जो कि हमारा थ्रेशोल्ड, तो हमारा आउटपुट आएगा 1, नहीं तो आउटपुट आएगा हमारा 0। अब देख लेते हैं W1 x1 प्लस W2 x2 क्या होने वाला है। यहां पे बहुत सिंपली x1 भी 0 है, x2 भी 0 है, तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो 0 इज नॉट ग्रेटर देन 1, तो हमारा आउटपुट क्या हो गया गाइस? 0 इज लेस देन 1, तो हमारे पास हमारा आउटपुट आ गया इसका 0। तो एक्चुअल आउटपुट भी 0 है, प्रिडिक्टेड आउटपुट भी 0 है, तो एरर क्या है इसमें गाइस? एरर है हमारा इसमें 0। तो जब एरर 0 आ गया, तो अगर हम अपने फॉर्मूला में, वेट अपडेशन फॉर्मूला में ये डालेंगे तो क्या आएगा? W न्यू इज इक्वल टू W ओल्ड माइनस ईटा इनटू जो एरर था, ये एरर है, एरर इनटू x। अब जब एरर ही 0 हो गया तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई। तो जब एरर 0 है, इसका मतलब क्या हुआ गाइस? जब एरर 0 है तब हमारे पास सिर्फ W न्यू इज इक्वल टू W ओल्ड रह जाएगा। तो केस 1 में वेरी सिंपली हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, क्योंकि हमारा एक्चुअल एंड प्रिडिक्टेड आर इक्वल, तो वेट्स चेंज नहीं होंगे। अब चलते हैं केस 2 की तरफ। केस 2 में क्या होगा? केस 2 में आइए देखते हैं। हमारे पास है x1 इज 0 एंड x2 इज 1। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास W1 x1 प्लस W2 x2 क्या होता है? W1 x1 प्लस W2 x2 हमारे पास आता है 0.6। और क्या ये 0.6 जो है ये ग्रेटर देन 1 है? नहीं है। तो इसका मतलब हमारा इसमें भी प्रेडिक्टेड आउटपुट क्या आया? प्रेडिक्टेड आउटपुट हमारा इसमें आया 0, और जबकि एक्चुअल आउटपुट भी इसके लिए हमारे पास 0 है। तो अब क्या हुआ गाइस? इसका मतलब यहां पे भी हमारा एरर कितना आया? हमारा एरर इसमें आया 0, विच मीन्स हमारा W न्यू इज इक्वल टू W ओल्ड ही रहेगा। इसमें भी कोई वेट्स में चेंज नहीं करने की जरूरत, क्योंकि हमारा रिजल्ट सेटिस्फाई हो रहा है। अब हम चलते हैं केस 4 पे, केस 3 पे लास्ट में जाएंगे। केस 4 पर चलते हैं और समझते हैं कि केस 4 कैसा रिजल्ट देता है। केस 4 में हमारा x1 भी 1 है और x2 भी 1 है। तो जब मैं W1 x1 प्लस W2 x2 करूंगा तो क्या होगा गाइस? 1.2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 0.6 इंटू 1, ये हो गया 1.8। एंड 1.8 इज ग्रेटर देन 1, 1.8 इज ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब हुआ कि मेरे पास मेरी प्रिडिक्टेड आउटपुट जो होगा, प्रिडिक्टेड वो होगा 1, और एक्चुअल आउटपुट भी 1 है। जैसा कि हमने यहां पर देखा, एक्चुअल आउटपुट भी 1 है। तो अब मेरा प्रिडिक्टेड माइनस एक्चुअल वापस से एरर क्या आ गया? एरर आ गया 0। एंड इसका मतलब वापस से मेरे पास कोई ज़रूरत नहीं है मुझे वेट्स को अपडेट करने की। अब आइए चलते हैं लास्ट केस पे, इंटरेस्टिंग केस पे, जो कि है केस 3। अब केस 3 को समझते हैं कि केस 3 में क्या हो रहा है। केस 3 जो है वो है आपका
0 1 एंड 0। अब जब 1 एंड 0 वाला केस है तो हमारे पास फॉर्मूला है x1 है 1, x2 है 0। अब w1 x1 प्लस w2 x2 हमारे पास इसमें आ रहा है 1.2 इंटू 1 प्लस 0.6 इंटू 0 इज इक्वल टू 1.2। एंड ये जो 1.2 वाली वैल्यू है, ये 1.2 वाली वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। तो क्या हो रहा है अब गाइस, ये 1.2 इज ग्रेटर देन 1, इसीलिए हमारे पास हमारा प्रिडिक्टेड आउटपुट इज इक्वल टू 1 आ गया है। एक्चुअल आउटपुट क्या है, एक्चुअल आउटपुट इसके लिए है 0। तो हमारा एरर टर्म क्या हो गई गाइस इसमें, अब इससे हमारा एरर टर्म आ जाता है 0 विच इज एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड माइनस 1। तो अब हम लोगों को समझ आता है इसमें हमारे पास एरर है, तो हम इसमें वेट्स अपडेट करेंगे। तो आइए देखिए वेट्स कैसे अपडेट करेंगे हम इसमें। सबसे पहले करते हैं वेट 1 को अपडेट। तो वेट 1 न्यू इज इक्वल टू वेट 1 प्लस, देखिए गाइस, वेट 1 न्यू इज इक्वल टू वेट ओल्ड माइनस ऑफ लर्निंग रेट इंटू ईटा इंटू एक्स आई। तो हमारे पास इसमें क्या होगा गाइस, वेट 1 न्यू इज इक्वल टू वेट 1 माइनस ऑफ ईटा इंटू जो लर्निंग रेट है इंटू क्या करेंगे हम गाइस, इंटू हम करेंगे एरर, जो कि है हमारा एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड 0 माइनस 1। अब यहां पे प्लस होना चाहिए गाइस। तो यहां पे हमारे पास एरर क्या आया गाइस, एरर आया हमारे पास एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड जो कि है -1। अब हम लोग अपना वेट अपडेशन रूल वापस से लिख लेते हैं, जो कि क्या होता है, वेट न्यू इज इक्वल टू वेट ओल्ड प्लस लर्निंग रेट इनटू हमारा एक्चुअल आउटपुट माइनस टारगेट इनटू एक्स आई। ठीक है, तो यही हम लोगों ने ऊपर लिखा था और यही हमारे पास आउटपुट आएगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं W न्यू इज इक्वल टू W ओल्ड, ये माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस होना चाहिए। ये माइनस तब होता है जब अगर हम यहाँ पे प्रिडिक्टेड पहले लिखते, टारगेट पहले। अब हमने टारगेट पहले लिखा है तो हम प्लस करेंगे इसको। तो वेट न्यू इज इक्वल टू वेट ओल्ड प्लस योर लर्निंग रेट इनटू टारगेट आउटपुट माइनस प्रिडिक्टेड आउटपुट इनटू एक्स आई। तो हम इसको यूज करके अपना वेट अपडेट कर देखते हैं गाइस, एंड देखते हैं क्या हो रहा है। हमारे पास सबसे पहले आया 1 W1 न्यू इज इक्वल टू 1.2 प्लस 0.5 जो कि लर्निंग रेट है हमारा, इनटू एक्चुअल माइनस टारगेट। एक्चुअल है 0, टारगेट है 1 और एक्स आई भी है 1, इसके लिए x1 जो है वो भी 1 है। तो क्या हुआ, W1 न्यू आ गया हमारे पास 1.2 माइनस 0.5 जो कि हो जाता है 0.7। इससे आ जाता है हमारा W1 न्यू। अब हम चलते हैं W2 पे और देखते हैं कि क्या उसमें कुछ फर्क पड़ता है। W2 न्यू इज इक्वल टू 0.6 प्लस 0.5 इंटू 0 माइनस 1। लेकिन जो उसका इनपुट है, W2 का इनपुट क्या है, X2 का इनपुट है इसमें 0, तो इसलिए यहां पे आ जाएगा 0 एंड यहां पे हमारी वैल्यू बन जाएगी, इसीलिए W2 न्यू इज इक्वल टू W2 ओल्ड ही हो जाएगा। तो इससे हमने क्या देखा गाइस, हमने देखा कि जब हमारा परसेप्ट्रॉन हमको गलत रिजल्ट दे रहा था तो हमने वेट अपडेशन रूल का यूज करके W1 न्यू निकाल दिया, जिससे हमारा 1.2 वाला वेट 0.7 में चेंज हो गया। यूजिंग कौन सा फॉर्मूला, यूजिंग W1 न्यू इज इक्वल टू W1 ओल्ड प्लस लर्निंग रेट इनटू टारगेट आउटपुट माइनस प्रेडिक्टेड आउटपुट इनटू एक्स आई। इसके बारे में हम
खुल के इसको डिराइव करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से आगे वाले लेक्चर्स में, तो आप ये टेंशन ना लीजिए कैसे आया। हाँ, अगर यहाँ पे माइनस आता है कभी आपको तो आप देखिएगा ये इसलिए होगा क्योंकि आप प्रेडिक्टेड आउटपुट पहले ले रहे हैं और टारगेट बाद में ले रहे हैं, तो इसमें बस इतना सा डिफरेंस है। जरूरी है कॉन्सेप्ट समझना। तो W1 न्यू इज इक्वल टू W1 ओल्ड, इन दोनों तरीकों से किसी में भी लिखा जा सकता है इस कॉन्सेप्ट को। तो इससे हम समझ गए हैं गाइस कि हमारे पास जब परसेप्ट्रॉन है और वो हमको लॉजिकल गेट्स में उसको फिट करना है, तो हम उसको कैसे फिट कर सकते हैं और कैसे हमारे वेट्स अपडेट होंगे। हमने समझा परसेप्ट्रॉन की इंस्पिरेशन आई कहां से, हमारा ह्यूमन ब्रेन क्यों है एक इंस्पिरेशन परसेप्ट्रॉन्स के लिए, और इसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो अब जब हम समझ चुके हैं परसेप्ट्रॉन को बिल्कुल मैथमेटिकली, बिल्कुल बेसिक से, कि परसेप्ट्रॉन में वेट्स कैसे आ रहे हैं, इनपुट्स कैसे आ रहे हैं और आउटपुट्स कैसे स्टोर हो रही हैं, तो आइए अब चलते हैं कोड पे, बिकॉज कोड समझना भी जरूरी है हमको। हम देख पाएंगे, हम समझ पाएंगे कि ये कोड के थ्रू कैसे हो रहा है। तो आइए मिलते हैं जुपिटर नोटबुक पे और समझते हैं परसेप्ट्रॉन को। सो नाउ गाइस, हमने समझा कि परसेप्ट्रॉन होता क्या है। वो एक सिंगल यूनिट है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का, और हम इसको यूज कैसे करते हैं। अब हम समझेंगे परसेप्ट्रॉन को कोड के थ्रू और जानेंगे कि परसेप्ट्रॉन काम कैसे करता है। मैं स्टार्ट करने से पहले ये एम्फसाइज करना चाहूंगा कि आपको इस चीज के लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि ये कोड कैसे किया जा रहा है, क्योंकि ये अभी सिर्फ सेकंड लेक्चर है, फर्स्ट टाइम हम कोड देख रहे हैं। विद टाइम, बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स, आपकी मसल मेमोरी में ये फिक्स हो जाएगा कि ये कोड कैसे हो रहा है। हमारे को थोड़े कॉन्सेप्ट्स के थ्रू फेमिलियर होना जरूरी है अभी, इसीलिए हम कोड पे आते हैं। तो देखते हैं क्या है परसेप्ट्रॉन। परसेप्ट्रॉन एक सिंगल यूनिट है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का, जो कि मिड 1900s में इन्वेंट किया गया था बाय फ्रैंक रोजनब्लैट। ये सिंपलेस्ट ANN आर्किटेक्चर है, एंड हमारे पास इसका ये आर्किटेक्चर है जैसा कि हमने अभी जाना। हमारे इनपुट्स, हमारे वेट्स, हमारी एग्रीगेशन, जो हमारी नेट इनपुट होती है वो हमारी एक्टिवेशन फंक्शन में जाती है और हमारा थ्रेशोल्ड के बेसिस पे आउटपुट आता है। अब हम समझते हैं कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस परसेप्ट्रॉन के। एडवांटेजेस होते हैं सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन्स लीनियरली सेपरेबल पैटर्न्स लर्न कर सकते हैं, इजी टू इंप्लीमेंट है और बहुत ही लो कंप्यूटेशनल पावर है। जैसा कि हमने जाना कि जो परसेप्ट्रॉन्स हैं वो हमने अभी मैन्युअली हाथ से इंप्लीमेंट कर देखा, तो कोई भी चीज अगर हम हाथ से इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं उसकी कंप्यूटेशनल पावर कम होगी। ऐसे ही परसेप्ट्रॉन्स इंप्लीमेंट करते हैं लॉजिक गेट्स लाइक एंड और। अब हमने ये समझा कि परसेप्ट्रॉन्स ने ये गेट्स कैसे इंप्लीमेंट किए, अब हम इसको कोड के थ्रू भी कर देखेंगे। अब डिसएडवांटेजेस पर चलते हैं। तो हम जानते हैं कि परसेप्ट्रॉन जो है उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, क्योंकि एक बिल्डिंग ब्लॉक है, अभी ये बहुत बेसिक है, तो इसके कुछ लिमिटेशंस है। जैसा कि परसेप्ट्रॉन कैन टेक ओनली वन ऑफ टू वैल्यूज, 0 और 1, जिसमें इसका मतलब इसके पास एक हार्ड लिमिट एक्टिवेशन है। ये हमारे को 0.3, 0.5, 0.7 जैसी वैल्यूज नहीं देगा, ये हमारे को सिर्फ बाइनरी आउटपुट्स देगा, या फिर 1 या फिर 0, या फिर वो न्यूरॉन को एक्टिवेट करता है या नहीं करता है, जो कि एक लिमिटेशन हो जाती है। हमारे पास एक स्टेप फंक्शन यूज करते हैं हम यहाँ पे एक्टिवेशन में। One moment. यहाँ पे हम एक सिर्फ स्टेप फंक्शन यूज करते हैं एक्टिवेशन में, जो कि एक और लिमिटेशन है। और परसेप्ट्रॉन्स क्लासिफाई करते हैं सिर्फ लीनियरली सेपरेबल सेट ऑफ वेक्टर्स को। तो ये एक और प्रॉब्लम है कि सिर्फ लीनियरली सेपरेबल मतलब कुछ सिंपल पैटर्न्स को ये आइडेंटिफाई कर पाता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। तो आइए जानते हैं स्टार्टिंग से कि हमने इसको कैसे इंप्लीमेंट किया। यहाँ पे हम कुछ पैकेजेस इंपोर्ट कर रहे हैं, numpy, asnp, matplotlib.pyplot, joblib और pandas। अब इसमें हमारे पास सिर्फ 2 पैकेजेस इंपॉर्टेंट हैं इस पर्टिकुलर नोटबुक के लिए, जो कि होंगे numpy और pandas। हम लोगों ने ये लाइब्रेरीज इंपोर्ट करके एक क्लास बनाई। आप लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की क्लास लगाई होगी, पाइथन में आपने ये समझा होगा कि अब हम लोग क्लास बनाएंगे परसेप्ट्रॉन की, जिसमें हम लोग कुछ फंक्शंस डिफाइन करेंगे। ये जरूरी चीज है गाइस, तो आई विल एडवाइज यू कि क्लास को समझ लेना वैसे भी जरूरी हो जाता है,
जब हम कुछ इंप्लीमेंट करते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास, ये हमने एक क्लास बनाई परसेप्ट्रॉन के नाम से, जिसमें हमारा पहला फंक्शन था इनिट करके। इनिट का मतलब हम कुछ चीजें इनिशियलाइज करेंगे। यहां पे हम लोगों ने वेट्स को रैंडमली इनिशियलाइज किया और मल्टीप्लाई किया 10⁻⁻⁴ से। ये हम लोगों ने फिर अपने जो वेट्स थे उनको प्रिंट भी किया। अब हम लोगों ने जैसे ही इन वेट्स को प्रिंट किया, हम लोगों ने दो और चीजें डिफाइन करी, जो कि है इपॉक्स और ईटा। अब इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ईटा है हमारा लर्निंग रेट, जो कि हमने अभी समझा अपने वेट अपडेशन रूल में। और इपॉक्स, इपॉक्स आप बस इतना समझ लीजिए कि वो होंगी इटरेशंस। अब जैसा कि हम देख सकते हैं यहां पे हमारे पास जो एरर के थ्रू वेट अपडेट हो रहा है, अब ये जो वेट अपडेशन है ये सिर्फ एक बार होनी जरूरी नहीं है। ये अपडेट हमारा 1, 2, 3 एंड ऐसे n नंबर ऑफ टाइम्स हो सकता है। ये इटरेशंस को जितनी बार हमारा ये वेट अपडेट हो सकता है उसको हम कहेंगे इपॉक्स। तो आप ये चीज लिख लीजिए, बहुत सिंपल सी चीज है, नथिंग कॉम्प्लेक्स। इसके बाद आता है एक्टिवेशन फंक्शन, जिसमें हम डालते हैं दो चीजें, इनपुट्स और वेट्स, जिसके थ्रू हम लोग रिटर्न करते हैं कि क्या उस एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू आउटपुट क्या आएगा। यहां पे बहुत ही सिंपल एक्टिवेशन फंक्शन है हमारा कि अगर हमारा वैल्यू थ्रेशोल्ड के ऊपर होगी तो 1, नहीं तो 0। फिर हम लोग फिट करेंगे, जो हमारा फिट फंक्शन होगा उसमें हम x और y, जो कि होगा हमारा जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स, जैसा कि हम लोगों ने मशीन लर्निंग में भी समझा है, हमारा x और y को यूज करके हम ये इटरेशंस के थ्रू वेट्स को अपडेट करेंगे। और वेट्स को अपडेट कैसे करेंगे गाइस? बहुत ही सिंपली, आइए देखते हैं। हम लोगों ने यहां पे y हैट डिफाइन करा, जो कि हमारे एक्टिवेशन फंक्शन का आउटपुट होगा, जो कि प्रिडिक्शन करी। एरर देखा, एरर क्या है? एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड, जो कि हमने यहां पर डिफाइन भी किया था। एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड, हमने ये चीज यहां पर डिफाइन कर दी, एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड। अब हमने वेट्स को अपडेट करने के लिए क्या किया? W न्यू इज इक्वल टू W ओल्ड प्लस लर्निंग रेट, जो कि हमने यहां पे किया, W न्यू इज इक्वल टू W ओल्ड प्लस लर्निंग रेट इनटू ईटा प्लस ईटा, जो कि लर्निंग रेट है, इनटू हमारा डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरर और इनपुट, मतलब इस एरर को और इनपुट का मल्टीप्लिकेशन। इससे हमारे पास अपडेटेड वेट्स आ गए। और फिर हमने कुछ भी नहीं किया गाइस, हमने इसी के थ्रू प्रेडिक्ट कर दिया। एक्टिवेशन फंक्शन में हमने अपना वेट्स और बायस डाल के। तो बहुत ही इजी तरीके से हमने अपनी एक क्लास डिफाइन करी, जो कि एक परसेप्ट्रॉन को मिमिक करती है। तो आइए चलते हैं एंड ऑपरेशंस पे। अब एंड ऑपरेशन में हमने बनाया डेटा। डेटा में हमने बनाई 3 कॉलम्स, x1, x2 और y, जो कि है 0, 0, 0, 0, 1 से आउटपुट आएगा 0, 1, 0 से आउटपुट आएगा 0, एंड जब दोनों 1 होंगे तभी हमारे पास आउटपुट आएगा 1। हमने इसको इनिशियलाइज किया। हम लोगों ने x और y अलग अलग से डिफाइन करे। अब हमारे पास x और y सेपरेटली आ चुके हैं, ये रहा x और ये रहा y। अब हम लोगों ने परसेप्ट्रॉन की क्लास इनिशिएट करी, मॉडल डिफाइन करा, जिसमें हमने लर्निंग रेट डाला 0.5 और इपॉक्स डाले 10, और हमने मॉडल को फिट कर दिया। अब मॉडल को फिट कर कर देखिए रिजल्ट आता है। एक बार पर क्लास को इनिशियलाइज कर लेते हैं और फिर देखते हैं रिजल्ट को। और अब देखिए आपके पास रिजल्ट आता है, जिसमें आपका एरर जो है वो कि 0 हो जाता है एंड आपके वेट्स फिक्स्ड रहते हैं। तो आपकी प्रिडिक्शन बिल्कुल सही एंड आपके वेट्स आ जाते हैं ये। अब आप ये देखिएगा, ये एरर्स जो है, एरर आपके 0 आता है और यही हमको चाहिए। जो हमारा एरर 0 आ रहा है, हमारे वेट्स डिफाइन हो जाते हैं एंड हम लोग अपने परसेप्ट्रॉन को कह सकते हैं कि उसने सही तरीके से ट्रेन करके हमको बहुत अच्छी एक्यूरेसी दे दी। एंड गेट को उसने डिफाइन कर लिया, इसके थ्रू हमने परसेप्ट्रॉन डिफाइन किया। अब हम करते हैं, अब इस परसेप्ट्रॉन के थ्रू हमने एंड गेट डिफाइन किया। अब हम करेंगे और ऑपरेशन को, और इस और ऑपरेशन को हम कैसे करेंगे परसेप्ट्रॉन के थ्रू?
बिल्कुल सेम तरीके से, कोई बिल्कुल डिफरेंस नहीं होगा। एग्जैक्टली सेम तरीके से हम लोगों ने अपना और डेटा डिफाइन किया, जिसमें जब भी कोई भी 1 होगा हमारे पास आउटपुट में 1 आ जाएगा। और डॉट ड्रॉप करके हमने y को ड्रॉप किया और x और y सेपरेटली डिफाइन कर लिए। अब सेम चीज हमने परसेप्ट्रॉन को कॉल करा और हम देखते हैं कि क्या आता है हमारे पास आउटपुट। यहां पे भी बिल्कुल स्टार्टिंग में ही हमारा एरर हो जाता है 0, और हम लोग कह सकते हैं कि हमारे मॉडल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि हमारे को जो रिजल्ट चाहिए था वो ही आया, 0 1 1 1। यही हमारा y है, 0 1 1 1। एरर है हमारा 0, और हमारे वेट्स जो हैं वो परफेक्ट वेट्स हमारे इससे आ जाते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे पास हमारा एंड गेट एंड और गेट दोनों बन गए। अब हम बात करते हैं जोर गेट की। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था गाइस, कि जो हमारा परसेप्ट्रॉन है वो कुछ इजी चीजें सॉल्व कर सकता है। अब जोर गेट में एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसमें जोर हमारा 1 सिर्फ तब होगा जब x या y, x1 और x2 में से सिर्फ एक 1 होगा। अगर दोनों भी 1 हो गए तो भी वो 1 कैटेगराइज नहीं होगा। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, यहां पे जब 0 0 है तब भी 0 होगा, जब 1 1 है तब भी 0 होगा। तो अब इसको डिफाइन करने के लिए आइए इसका x और y डिफाइन करते हैं और इसको परसेप्ट्रॉन के थ्रू फिट करते हैं। अब परसेप्ट्रॉन में हमने इसको जब फिट कर देखा, तो अब आप एरर्स देखिएगा। यहां पे एरर आ रहा है ईपॉक 1 में भी। अब हमने 100 ईपॉक्स चलाए हैं। अब मैं अगर 100th ईपॉक तक भी जाऊंगा तो भी आप देखेंगे कि मेरे पास एरर आ रहा है, और मेरा जो मॉडल है वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाया सही तरीके से, क्योंकि हमारा सही आउटपुट होना चाहिए था 0 1 1 0, लेकिन हमारा आउटपुट आया 0 0 0 0। तो हम इससे क्या समझते हैं गाइस? हम इससे समझते हैं कि हम अपने परसेप्ट्रॉन को जो डिफाइन करना चाहते थे हम कर चुके हैं, हम उसको ट्रेन कर चुके हैं, लेकिन परसेप्ट्रॉन की कुछ लिमिटेशंस हैं। परसेप्ट्रॉन कुछ कॉम्प्लेक्स टास्क्स को अंडरस्टैंड अभी भी नहीं कर सकता, लेकिन इसको हम कुछ चेंजेस के थ्रू इसमें कॉम्प्लेक्स टास्क, इसमें कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन भी स्टोर करके इसको इंटरेस्टिंग और डिफिकल्ट पैटर्न्स समझा सकते हैं। वो हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, जब हम समझेंगे एक्टिवेशन फंक्शंस को, फॉरवर्ड बैकवर्ड प्रोपगेशन को, और हम कुछ बेसिक मैथमेटिक्स की डेरिवेशन भी करेंगे। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर्स आने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तो आई होप आप लोग एक्साइटेड हैं और आप इस परसेप्ट्रॉन को अच्छी तरीके से समझ पाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और समझते हैं डीप न्यूरल नेटवर्क्स को और डिटेल में।